हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 8 सितंबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में देखिए 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन और 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया है। आंसर डी हो जाएगा। इंडोनेशिया के जकार्ता में इन दोनों शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की ओर से भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है। यहाँ पर आपको ये याद रखना चाहिए कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का ये 18वां संस्करण है और आसियान भारत शिखर सम्मेलन का ये 20वां संस्करण है। इसके अलावा हाल ही में 43 आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन भी इंडोनेशिया के जकार्ता में ही किया गया था। इस सम्मेलन में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और अन्य देशों के जो नेता हैं उनके मध्य में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन तंत्र को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। अब देखिए, ईस्ट एशिया समिट की बात करें तो इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी और पहली बार पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन मलेशिया के कुआलालंपुरम में किया गया था और इसके पहले 2022 में लास्ट ईयर 17वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कंबोडिया में किया गया था। देखिए, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की जो बैठक है हर साल आसियान देशों की बैठक के बाद में आयोजित की जाती है और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में प्रमुख राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों पर रणनीतिक बातचीत और सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करता है। ये बात हुई पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की। अब देखिए, आसियान भारत शिखर सम्मेलन की अगर हम बात करें तो भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं उनके मध्य में सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत आसियान सम्मेलन का आयोजन हर साल किया जाता है। 2023 में 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया और लास्ट ईयर 2022 में 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कंबोडिया में किया गया था। तो दोनों सम्मेलन के सारे फैक्ट जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज़्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 26वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि 26वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो 2023 में इस चैंपियनशिप का आयोजन उत्तर कोरिया के प्योंगयांग में किया गया है, जिसमें देखिए भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने इस चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। आंसर सी हो जाएगा। सिल्वर मेडल के लिए खेले गए मुकाबले में भारत के शरद कमल, हरमीत देसाई और शाथियान की भारतीय टीम को चीनी ताइपे टीम ने 0-3 से हराकर सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है और इस तरह से भारतीय टेबल टेनिस टीम को ब्रॉन्ज मेडल से ही संतोष करना पड़ा है। अब इस चैंपियनशिप में अगर हम गोल्ड मेडल की बात करें तो फाइनल मुकाबले में चीनी पुरुष टेबल टेनिस टीम ने चीनी ताइपे की पुरुष टेबल टेनिस टीम को हराकर गोल्ड मेडल इस टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अपने नाम किया है। तो इस चैंपियनशिप में भारतीय टेबल टेनिस टीम ने कौन सा खिताब जीता है या कौन सा मेडल जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। अब अगर हम इस चैंपियनशिप की बात करें तो इसका आयोजन देखिए एशियाई टेबल टेनिस संघ के द्वारा करवाया जाता है। इस साल ये 26वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप थी, जिसका आयोजन उत्तर कोरिया के प्योंगयांग में 3 से 10 सितंबर तक किया जा रहा है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप एक द्विवार्षिक टेबल टेनिस टूर्नामेंट है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की शुरुआत की गई? तो मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की शुरुआत हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। आंसर भी हो जाएगा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने राज्य में हाल ही में इस योजना की शुरुआत की। अब इस योजना की बात करें तो इसके तहत प्रत्येक पशुपालक जो कि राज्य में हैं, प्रत्येक किसान को प्रति पशु पर 40,000 रुपये का बीमा कवर दिया जाने वाला है।
इस योजना के तहत राज्य के पशुपालकों को 2 पशु बीमा कवर के साथ 80,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाने वाली है। इस योजना के तहत राज्य में 750 करोड़ रुपए के वार्षिक व्यय का प्रावधान किया गया है और इसके तहत राज्य के 20 लाख से अधिक पशुपालक लाभान्वित होने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई है। G20 इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा कितनी भाषाओं में G20 संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी? तो देखिए 2023 में G20 की अध्यक्षता इंडिया कर रहा है, जिसके तहत भारत में G20 इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, जो कि देखिए टोटल 10 भाषाओं में G20 संबंधित जानकारी देने वाला है। आंसर ए हो जाएगा। इस एप्लीकेशन में यहाँ पर जो मेंशन की गई है ये 10 भाषाएं प्रदान की जाएगी, मतलब G20 से संबंधित 10 भाषाओं में जानकारी प्रदान की जाएगी। G20 इंडिया ऐप के जरिए देखिए जितने भी यूजर्स हैं वो G20 से संबंधित सभी जानकारियां इन 10 लैंग्वेजेस में प्राप्त कर सकते हैं। इससे देखिए जितने भी विदेशी प्रतिनिधि हैं जो कि G20 में भाग लेने आए हैं उनको काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो G20 इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन जो कि हाल ही में लॉन्च की गई है, इसके तहत G20 से संबंधित सभी जानकारियां 10 अलग अलग लैंग्वेजेस में प्रदान की जाएगी। आगे आ जाइए, चर्चित प्रोजेक्ट नमन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो प्रोजेक्ट नमन हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया, जो कि पूर्व सैनिक और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए शुरू किया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट के द्वारा पूर्व सैनिक या फिर जो शहीद सैन्य कर्मी हैं उनके परिजनों के लिए, उनके जो पेरेंट्स हैं या परिवार के अन्य सदस्य हैं उनके लिए सुविधा और शिकायत निवारण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस तरह का पहला शिकायत निवारण केंद्र दिल्ली छावनी में स्थापित किया जाएगा। तो प्रोजेक्ट नमन भारतीय सेना का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। अब देखिए भारतीय सेना के अलग अलग चीफ की बात करें तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर वर्तमान में जनरल अनिल चौहान हैं। इसके अलावा आर्मी चीफ के पद पर जनरल मनोज पांडे हैं। भारत में एयरफोर्स के प्रमुख मार्शल VR चौधरी हैं और नौसेना के प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार हैं। तो भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुख को यहाँ पर याद रखिएगा और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को भी यहाँ पर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो यहाँ तक कि आपके सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाइए आज की कंट्री इन न्यूज़ में हम यूरोप के देश पोलैंड को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पोलैंड जो कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है, इसकी कैपिटल वारसा है और ज़्लॉन्डी यहाँ की वर्तमान में ऑफिशियल करेंसी है। एंड्रेस डूडा वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। पड़ोसी देशों की बात करें तो जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया और रूस के कैलिनग्राड के साथ पोलैंड सीमा साझा करता है। पोलैंड के उत्तर में बाल्टिक सागर स्थित है। विस्चुला नदी पोलैंड की सबसे प्रमुख नदी है और माउंट रिसी पोलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। वर्तमान में पोलैंड में 17 यूनेस्को साइट्स हैं, जिसमें ऑशविट्ज बिर्केनो, क्रेको और ऑगस्टो नहर प्रमुख है। दूसरे विश्व युद्ध की जो शुरुआत है वो जर्मनी ने पोलैंड पर हमला करके ही की थी। यूरोप का देश पोलैंड वर्तमान में यूरोपीय यूनियन, नाटो, यूनाइटेड नेशन, WHO और WTO का सदस्य है। तो यह है यूरोप का देश पोलैंड, जिसकी सीमा उत्तर में बाल्टिक सागर से लगती है। तो पोलैंड से रिलेटेड जो फैक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो यहाँ पर हमने डिस्कस किए। अब अगले क्वेश्चन पर आइए, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में किया जाने वाला है। गाजियाबाद में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त प्रयासों के द्वारा किया जाएगा। कब से कब तक किया जाएगा ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आयोजन देखिए 2 दिवसीय आयोजन है जो कि 25-26 सितंबर 2023 को गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर किया जाएगा। इसका आयोजन देखिए 2030 तक भारत को वैश्विक ड्रोन केंद्र बनाने के लक्ष्य के रूप में किया जा रहा है। आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यूपी के गाजियाबाद में किया जाएगा। आगे आइए, हाल ही में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका मालिनी राजूरकर का निधन हो गया। इनका संबंध किस भारतीय घराने से था? तो देखिए पहला फैक्ट तो हमको यहाँ पर यह पता चलता है कि मालिनी राजूरकर जिनका हाल ही में निधन हुआ है ये भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका है, जो कि देखिए भारत के ग्वालियर घराने से संबंधित है। आंसर ए हो जाएगा। मालिनी का हाल ही में देखिए 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। मालिनी राजूरकर
ख्याल और टप्पा शैली की प्रसिद्ध गायिका थी। गायन के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण इन्हें 2001 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी प्रदान किया जा चुका है। इनका जन्म 1941 में राजस्थान के अजमेर में हुआ था। अन्य निधन की बात करें जो कि हाल ही में हुए हैं, तो देखिए विशेष सुरक्षा समूह के निदेशक अरुण कुमार सिन्हा का भी हाल ही में निधन हुआ है। क्वेश्चन हमारा मालिनी राजूरकर से था, तो ये भारत के ग्वालियर घराने की एक प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायिका है। 48th टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव में कितनी भारतीय फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा? तो 48 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 6 भारतीय फिल्मों को प्रदर्शित किया जाने वाला है। इस महोत्सव का आयोजन देखिए कनाडा के टोरंटो में 7 से लेकर 17 सितंबर तक किया जाएगा। कनाडा में आयोजित इस महोत्सव में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय में फिल्म विभाग के संयुक्त सचिव पृथुक कुमार करने वाले हैं। इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत की 6 भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। अब देखिए इस महोत्सव की बात करें, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात करें, तो इसकी शुरुआत 1976 में की गई थी और ये विश्व का एक प्रसिद्ध फिल्म समारोह है। हर साल सितंबर में इसका आयोजन कनाडा के टोरंटो में किया जाता है। 2023 में इस फेस्टिवल में भारत की 6 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाने वाला है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, चर्चा में रही खिलाड़ी हिमा दास का संबंध किस खेल से है? तो आप सभी ने हिमा दास का नाम सुना होगा। यहाँ पर इनकी इमेज देखिए, ये दौड़ से संबंधित खिलाड़ी है फ्रेंड्स। आंसर सी हो जाएगा। अब सुर्खियों में क्यों हैं? तो देखिए हाल ही में भारत की धाविका हिमा दास को भारत की राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी जिसे नाडा के नाम से जाना जाता है, इसने अस्थायी तौर पर हिमा दास को निलंबित कर दिया है। अब कारण क्या है? तो देखिए पिछले 12 महीने में मतलब 1 साल में 3 बार रहने के स्थान के नियम का उल्लंघन करने के कारण नाडा के द्वारा हिमा दास को निलंबित किया गया है। इनका संबंध भारत के असम राज्य से है और इन्हें भारत में डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। 2018 में जकार्ता में आयोजित एशियन गेम्स में 400 मीटर व्यक्तिगत स्पर्धा में इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। तो हिमा दास, जिन पर हाल ही में प्रतिबंध लगाया गया है, भारत की मशहूर धाविका है, मतलब दौड़ से संबंधित खिलाड़ी है। अब यहाँ पर अगर हम नाडा की बात करें, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी की बात करें, तो पूरे भारत में फेयर खेलों का आयोजन किया जा सके, सभी खिलाड़ी सभी गेम्स को खेल भावना के आधार पर फेयर तरीके से खेलें, इसके लिए ये काम करने वाली संस्था है। किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ खेलों में खिलाड़ियों के द्वारा उपयोग न किया जाए, इस पर जांच करने का और निगरानी करने का काम राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी का है। इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 को की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और अनुराग ठाकुर वर्तमान में इस संस्था के अध्यक्ष के पद पर हैं। ओके, इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, टाटा स्टील चेस इंडिया रैपिड टूर्नामेंट किसने जीता है? तो हाल ही में टाटा स्टील चेस इंडिया रैपिड टूर्नामेंट का खिताब दिव्या देशमुख ने अपने नाम किया है। 17 साल की महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख भारत के महाराष्ट्र के नागपुर की रहने वाली है, जिन्होंने हाल ही में टाटा स्टील चेस इंडिया रैपिड टूर्नामेंट अपने नाम किया है। 7 अंकों के साथ दिव्या देशमुख इस प्रतियोगिता में पहले स्थान पर रही। इस टूर्नामेंट का आयोजन कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी में किया गया था। अब इस टूर्नामेंट की बात करें तो भारत के कोलकाता में आयोजित ये एक शतरंज टूर्नामेंट है, जिसका खिताब 2023 में दिव्या देशमुख ने अपने नाम किया है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने 8 सितंबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, देश की पहली सोलर सिटी सांची है जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा नई दिल्ली में स्थापित की गई है। फायर ऑन गंगास लाइफ एमोंग द डेथ इन बनारस राधिका अयंगर की पुस्तक है। हाल ही में वनुआतु देश के नए प्रधानमंत्री सातो किल्मेन नियुक्त किए गए हैं। अजरबैजान के बाकू में आयोजित 53 ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में पदक तालिका में इंडिया तीसरे स्थान पर रहा है। मुख्यमंत्री सबल योजना हिमाचल प्रदेश राज्य की योजना है। देश का पहला मंदिर संग्रहालय उत्तर प्रदेश राज्य में बनाया जाएगा। 52 सीनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब हरियाणा की टीम ने अपने नाम किया है। इसके बाद आइए, भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को इंद्रजाल नाम दिया गया है। और लास्ट है,
हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट इन इंडिया सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो ये सभी ऐसे करंट अफेयर हैं जिन्हें हमने लास्ट सेशन में डिटेल में समझा था। अब आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, आसियान संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आसियान की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेस आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार ज़रूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।